अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट नवीद इकबाल। आज हम मुल्की सियासी और गैर मुल्की सूरत हाल पर मुख्तलिफ जो आजकल हमारे पास डेवलपमेंट्स चल रही हैं, आज हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीलॉग के एंड में एक वीडियो है जो कि स्पेशली तौर पर मैं उसके ऊपर अपना तज़किया देना चाहूँगा और आवाम को भी मैं दिखाना चाहूँगा ताकि उसके ऊपर वो अपनी राय दे सकें। तो वो वीडियो और वो तज़किया मैं इस वीडियो के एंड में पेश करूँगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजम देखें और उसके ऊपर अपनी राय का भी इज़हार करें। सबसे पहले कल हमारे मुल्क में एक डेवलपमेंट हुई, उसके अंदर हमारे यहाँ एक कौमी सलामती का एक इजलास बुलाया गया, इन कैमरा इजलास ब्रीफिंग बुलाई गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGI जनरल फैज़ हमीद साहब दोनों शरीक थे। इसके अलावा अपोजिशन रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और अपोजिशन के लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी मौजूद थे। इस मीटिंग के अंदर जो सबसे बेसिक एजेंडा था वो था अफ़गानिस्तान की लेटेस्ट डेवलपमेंट और इंडिया के हवाले से जो मालूमात इस टाइम हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास हैं कि इंडिया बॉर्डर के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है और अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से और तालिबान और दीगर ग्रुप्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात इस मीटिंग में अपोजिशन लीडरान को और हुकूमती रहनुमाओं को फराहम की जानी थी। लेकिन इस मीटिंग को भी शुरू में बहुत ज़्यादा सियासी रंग देने की कोशिश की गई और हर एक ने अपना अपना मतलब निकालने की कोशिश की। जैसे कि इनकी कोऑर्डिनेशन, अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में कोऑर्डिनेशन, जैसे कि बिलावल ज़रदारी साहब की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की या शहबाज शरीफ साहब के आपस में कोऑर्डिनेशन इस मीटिंग के दौरान हमें ना होने के बराबर लगी या थी, तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया, एक तरीका निकाला गया और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे ऐसे झूठ भी बोले गए कल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी शायद वजाहत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस थी, जो मीटिंग थी, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो कि अक्सर औकात ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट से दूर रखने की बातें करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी मुख्तलिफ अदवार में करते रहते हैं और मुख्तलिफ मौके पर कोई भी मौका अपने हाथ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बयानबाजी से मौका हाथ से ज़ाया नहीं होने देते। तो कल उसी नून लीग ने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाए और उनकी नज़रों में रहने की कोशिश की। ऐसी रिपोर्ट्स हैं और मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं, तो इन चीज़ों की कंफर्मेशन तो की नहीं जा सकती, आपको सबूत तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग थी और इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर सहाफ़ी और जो दीगर लोग हैं उनका वैसे भी आपको पता है कि उनको जाना इजाज़त नहीं होती, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स उड़ती उड़ती आ ही जाती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ के करीब रहने की कोशिश की और इन्होंने कुछ उनके साथ इंटरेक्शन करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक आर्मी चीफ़ ने ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ इस ब्रीफिंग तक ही महदूद रखा और किसी किस्म की कोई सियासी बयानबाजी या सियासी मुदाखलत से गुरेज किया। इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर एक और दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आर्मी चीफ़ से ये सवाल किया कि आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहाँ हैं। अब क्योंकि इस मीटिंग को चेयर आर्मी चीफ़ नहीं कर रहे थे, इस मीटिंग को चेयर असद कैसर साहब कर रहे थे, स्पीकर कौमी असम्बली। तो असद कैसर साहब ने उसमें एक चीज़ बयान फरमाई उनको, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, कि इस सवाल का जवाब आप हमसे बेहतर है शहबाज शरीफ साहब से पूछें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इस मीटिंग के इनेकाद से पहले एक कंडीशन रखी थी कि अगर इमरान खान साहब इस मीटिंग में शरीक होंगे तो हम इस मीटिंग का, इस इन कैमरा ब्रीफिंग का हम बाइकआउट करेंगे। अब या तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इतनी इतलात नहीं थी या फिर वो खुद ही मासूम बच्चे बनने की कोशिश कर रहे थे। उनसे ज़्यादा मुझे हंसी उनकी मासूमियत पर आती है जो कि शहबाज शरीफ साहब की ही जमात के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। उन्होंने मीटिंग के दौरान, वक्फे के दौरान बाहर आकर मीडिया के दौरान सवाल जवाबात के दौरान उन्होंने एक चीज़ का इज़हार किया कि आज इमरान खान साहब को भी इस मीटिंग में शरीक होना चाहिए था। तो उनको भी ये सवाल या जवाब करने से पहले शहबाज शरीफ साहब से थोड़ा सा इस हवाले से बातचीत कर लेनी चाहिए थी, या उनको पता था तो वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहाँ मौजूद थे। मुख्तलिफ वज़रा इस मीटिंग में शामिल थे, इन कैमरा इजलास में शामिल थे
और जनरल फैज़ हमीद वगैरह और बाकी फ़ौजी अफसरान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इसको चेयर कर रहे थे और ब्रीफिंग के लिए आए थे बेसिकली। तो इस ब्रीफिंग के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट्स थे वो मेन पॉइंट्स ये थे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और कश्मीर की इस वक्त की सूरत हाल क्या है। देखें नाज़रीन, आपको मैं सिर्फ इस हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, नेशनल इश्यूज़ होते हैं जो कि मीडिया के ऊपर या आपके सोशल मीडिया के ऊपर बयान नहीं किए जा सकते, और उन इश्यूज़ को थोड़ा सा अगर पस पुश्त ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कहें कि किसी को मालूम नहीं होते तो हाई लेवल पर ये सबको मालूम है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान इस टाइम खाना जंगी का शिकार है। आज अभी कुछ देर पहले दोपहर को बरगाम एयरबेस जो है वो अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दिया गया है और अमरीकी अफवाज का इनखला जो है वो अपने आखिरी मरहल में बरगाम एयरबेस, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट थी, 20 साल से अमेरिका वहाँ पर बेस बनाकर और वहीं से ही अफ़गानिस्तान में 60 से 70% जो ऑपरेशंस हैं वो अफ़गानिस्तान में उसी बेस के ज़रिए करता था। तो वो बेस आज जो है वो खाली करके अफ़गान हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। इस बेस के खाली होने के बाद और बरगाम एयर बेस से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद और मज़ीद जो फ़ौजी दस्ते इस वक्त अफ़गानिस्तान में कुछ मौजूद हैं, एतवार तक उनका इनखला भी मुकम्मल हो जाएगा। तालिबान इस वक्त एक इतलात के मुताबिक जो कि कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी दी गई है, उन इतलात के मुताबिक तालिबान इस वक्त भी काबुल से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ अज़ला में उनका इस टाइम कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल है। 10 से 12 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और वो सब अफ़गानिस्तान पर हुकूमत और कब्ज़े की ख्वाहिश रखते हैं। खाना जंगी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अफ़गान मुहाजिरीन के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान है। और कौमी सलामती की ब्रीफिंग के अंदर, इस ब्रीफिंग के अंदर यही मामला सबसे ज़्यादा जो हमारे अपोजिशन लीडरान है, हुकूमती नुमाइंदगान है और जो अपोजिशन के नुमाइंदगान हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनको यही चीज़ बावर कराने की कोशिश की गई है कि सोवियत अफ़गान वॉर के अंदर जितने मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए उनका इम्पेक्ट हमारे ऊपर क्या हुआ। उसी इम्पेक्ट को समझाने के लिए एक एजेंडा ये भी था कि अगर हम अपने बॉर्डर्स क्लोज़ नहीं करते और अफ़गान मुहाजिरीन को जो कि पहले से गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं या फिर हैं तो वो वापस अपने मुल्क नहीं गए अभी तक, तो उनके ऊपर कोई एक कौमी कंसेंसस, एक इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके कि इन अफ़गान मुहाजिरीन का हमने आने वाले अदवार में क्या करना है। एक तो ये एजेंडा हो गया। दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए। तीसरा, इसके अंदर इंडिया के हवाले से भी कुछ बातें डिस्कस हुई क्योंकि अमेरिका का जब तक असर व रसूख अफ़गानिस्तान के अंदर था तो तब तक तो कुछ मामलात हमारे भी हाथ में थे, कुछ अमेरिका के भी हाथ में थे और अमेरिका का क्योंकि हमारे साथ मफाद था इसलिए अमेरिका जो है वो अपनी अफवाज को बचाने के लिए और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए अफ़गानिस्तान में कुछ हद तक पाकिस्तान को इंटर रिपोर्ट्स भी देता था इंडिया के हवाले से कि अब इंडिया और रॉ जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में वो तमाम इंटेल्स, वो रिपोर्ट्स वो अब हमें मुयस्सर नहीं होंगी। तो अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया का काफ़ी असर व रसूख है। इंडिया का इस वक्त असर व रसूख अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि गुज़श्ता 20 बरसों के अंदर उसने अफ़गानिस्तान में ऐसे बहुत सारे ग्रुप मुतारिक किए जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे, जिनमें TTP सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त है। अमेरिका के यहाँ से जाने के बाद ये खिता एक लावारिस खिते की तरह होगा। इसमें लड़ाई चलती रहेगी मुख्तलिफ अफ़गान ग्रोहों के दरमियान, अफ़गान तालिबान के दरमियान और शायद ISIS के दरमियान भी, क्योंकि कल की कौमी सलामती में होने वाली मीटिंग के अंदर इस चीज़ को हमारे सियासतदानों को और पॉलिटिशियंस को ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की गई कि इस वक्त सिर्फ अफ़गानिस्तान में तालिबान का मसला नहीं या उन लोकल ग्रुपों का मसला नहीं जो कि हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए आपस में जंगें लड़ते रह गए। मसला इस वक्त
सिर्फ और सिर्फ ISIS का है कि आने वाले दिनों में ISIS आज से कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान में अपने कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप्स और लोग उतार चुकी है और ISIS वहाँ से पाकिस्तान के अंदर इंडिया के साथ मिलकर कई दहशतगर्द मंसूबे प्लान भी कर चुकी है और उनको एग्जीक्यूट भी कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ISIS पर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अपने बॉर्डर क्लोज करने पड़ेंगे, हमें अपनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, हमें अपने कबायली इलाकों में मौजूद दहशतगर्द जो हैं हमें उनके ख़िलाफ़ एक छोटे पैमाने के ऊपर एक मज़ीद ऑपरेशन की भी ज़रूरत है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपने तकरीबन 50,000 ट्रूप्स जो है वो लद्दाख के बॉर्डर पर लगा चुका है और आने वाले दिनों में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये और अमेरिका ये सब लोग चीन के ख़िलाफ़ एक महाज खोलने जा रहे हैं और इस महाज का निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ चीन ही निशाना नहीं है इन ममालिक का, पाकिस्तान भी इन ममालिक का निशाना है क्योंकि इनको पता है कि जब भी जंग होगी तो पाकिस्तान और चीन किसी के ऊपर भी जंग अगर मुसल्लत की गई तो दूसरा मुल्क उसका साथ ज़रूर देगा। इस टाइम हम अमेरिका के कैंप से निकलकर रूस, टर्की, चीन हम इस कैंप के अंदर मौजूद हैं। अब आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी और जो मामलात चलेंगे वो सब कुछ अभी हमारे अपोजिशन लीडरान को और हुकूमती नुमाइंदगान को ब्रीफिंग की जाएगी। अब इस ब्रीफिंग का असर हमारे रहनुमाओं पर क्या होता है? क्या वो मुल्क दुश्मनी छोड़ के और कुर्सी की लालच छोड़ के पाकिस्तान के मफाद में कुछ फैसले करेंगे या फिर कॉन्टीन्यूसली वही काम करेंगे कि अंदर आप मीटिंग्स के अंदर और इन कैमरा इजलासों के अंदर आप जो है वो फ़ौज की वाह और ये और वो है, आप उनके तारीफ़ों के पुल बांधने पर लगे रहेंगे और जब बाहर आएंगे तो अपने सिक्योरिटी इदारों को गालियाँ देंगे। वहाँ पर किसी ने अली वज़ीर साहब की भी सिफारिश की, उस गद्दार वतन की सिफारिश की जिसके लोग खुले आम फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं और वो सिफारिश और किसी की तरफ से नहीं, वो सिफारिश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से की गई। क्या आपको इतनी शर्म नहीं कि आप अपने सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जुलूस निकालने वालों को, आप शहदा को गालियाँ देने वालों को आप उनको प्रोटेक्ट करें? आप उनके बारे में फ़ौज के सामने, आपके सामने एक जनरल आर्मी चीफ बैठा हुआ है और आर्मी चीफ को आप कह रहे हैं कि अली वज़ीर के ऊपर हाथ नरम रखें। क्यों नरम रखें? किस लिए नरम रखें हाथ? क्या वो गद्दार नहीं है? क्या वो गैर मुल्की एजेंसियों से नहीं मिला हुआ? क्या उसने जाके अफगान NDS वगैरह और रॉ के चीफ से नहीं वो मुलाकातें करता? तो फिर क्या वो अपने इलाकों में जलसे जुलूस निकाल के पाक फ़ौज और उनके शहदा को गालियाँ नहीं देते? तो इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा सा जवाब आर्मी चीफ ने किए भी दिया हमारी इत्तलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जनाब मोहतरम, मेरी ज़ात, मैं आर्मी चीफ हूँ, मेरी ज़ात के हवाले से मुझे गालियाँ दी जाएं, मुझे एज आ आर्मी चीफ मुझे गालियाँ दी जाती हैं और दी जाती रही हैं। जनरल फैज़ अमीर साहब बैठे हुए हैं, इनको आप बुरा भला कहते हैं, आप इनको गालियाँ देते हैं, हम बुरा नहीं मनाते, लेकिन जब एक आप इंस्टीट्यूशन, जब आप एक इदारे को गाली देंगे तो हम उस शख्स को नहीं छोड़ेंगे। बाकी मैंने आपको अपने वीलॉग के शुरू में भी एक बात की थी कि मेरे पास एक ख़ास वीडियो है, मैं वो आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा और उसके ऊपर अपना तबसरा भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा और अपनी राय, आप इसके ऊपर अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी अफ़गानिस्तान और इंडिया के मामले में बहुत सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जिनके लिए हम एक स्पेशल एक वीलॉग या एक शो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके अंदर ये तमाम मालूमात और सारे मामलात आपके साथ तफसील के साथ, डिटेल के साथ शेयर किए जाएंगे। हमारी वर्किंग उसके ऊपर जारी है, मेरी टीम की वर्किंग उसके ऊपर जारी है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जल्द अज जल्द वो मामलात भी आपके साथ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम इसके ऊपर तबसरा तर्जिए का इजहार करें। आखिरी बात, मुझे एक सवाल करने का मौका जिन्होंने भी चाइना पे काम किया है, चाइना की डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की है, उनके जो जवाब है ना कि चाइना ने क्यों तरक्की की है इन 2-3 पॉवर्टी रिडक्शन और GDP ग्रोथ में, वो वजीर आजम साहब को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को फ्लेक्सिबल बनाया है। वहां पे जिसको हम करप्शन कहते हैं वो हुई है,
जो पाकिस्तान में जिसको हम हर रोज वजीर आजम साहब कंडेम करते हैं वो हुआ है वहां पे। ठीक है, है, अगर आपने चाइना की मैं चाहती हूँ मजहर अब्बास साहब को, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से नहीं हुआ। मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल उसके पीछे, ठीक है भाई किसी वजह से हुआ तो है, आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ले लो, उसके बाद भट्टी साहब मैं आपके पास आती हूं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, नैब बंद कर दे, क्योंकि जब से जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई और ये हमारे बहुत ही मशहूर मारूफ टीवी चैनल हैं, उन पे नशर होने वाला ये प्रोग्राम है। इसके अंदर हमारे दो तज़िया निगार जो कि अपना एक नाम रखते हैं तज़िये के अंदर, तो इनमें सबसे पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का जो असल मसला है वो इमरान ख़ान है। उनको तज़िये से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कभी अपना पॉजिटिव या इंडिपेंडेंट तज़िया उन्होंने कभी भी नहीं देना। जहाँ पर इमरान ख़ान की बात आएगी, उन्होंने हमेशा और हमेशा उन्होंने नियत की हुई है कि मैंने नेगेटिव ही अपना ओपिनियन पेश करना है, क्योंकि शायद पॉजिटिव ओपिनियन पेश करने पर उनको हार्ट अटैक हो जाए या उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन हम इसमें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को तो चलें, जो भी है उनके रिएक्शंस आपने इसके अंदर देख लिए हैं कि वाह वाह जैसे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं एक चीज़ को। मैं उस तज़िया निगार के ऊपर बात करूंगा जिनका नाम रीमा उमर साहिबा हैं और शायद वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी की हुई है इन मामलात पर। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दें, करप्शन को कौन डिफेंड करेगा, करप्शन को कौन बकअप करेगा, करप्शन को कौन इंडोर्स करेगा? कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि कहेगा हाँ मुझे तरक्की चाहिए चाहे मेरे मुल्क में करप्शन ही क्यों ना हो, चाहे करप्शन से क्यों ना हो, मेरे मुल्क में पैसा आए चाहे करप्शन से क्यों ना आए? तो भाई अगर करप्शन से ही पैसा आना है और करप्शन से ही तरक्की होनी है तो हमारा मुल्क तो इस टाइम करप्ट ममालिक में है। चाइना तो हमारे से बहुत दूर है। अगर आपने करप्शन से ही आपने एक डाटा बनाया, एक फिगर बनाया है और आपने एक एस्टिमेट बनाया कि यार करप्शन करने दोगे डिपार्टमेंट्स को, इदारों को, लोगों को, तो हमारे मुल्क में तरक्की होगी, तो आप मुझे किसी एक ऐसे मुल्क की मिसाल दे दें जो इस टाइम करप्शन के अंदर टॉप के अंदर हो और वहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्क भी हो। वो कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जिनके फिगर ज़ीरो के अंदर हैं, वो तरक्की याफ्ता है। चाइना की अगर हम बात करें, 2016 में BBC की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर BBC ने ये इंकशाफ किया कि चाइना में 10 मिलियन अफराद को करप्शन केसेस के अंदर सज़ाएं हुई हैं। 10 मिलियन। और अगर आप वो फिगर्स नहीं पढ़ के आए तो मैं अभी आपको फ्रांस के एक अखबार का रेफरेंस भी दे सकता हूं, जिनकी पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में हर साल 90% इंक्रीज़ होता है उन केसेस में जो कि करप्शन के अंदर कन्विक्ट किए जाते हैं, जिनको सज़ाएं दी जाती हैं। करप्शन के अंदर होने वाली सज़ाओं में सालाना 90% इंक्रीज़। तो रीमा उमर साहिबा, आप अपने फिगर सही करें। आप किसको खुश करने की कोशिश कर रही हैं? आप उन अफसरान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि करप्शन और करने का और करप्शन में ना पकड़े जाने का बहाना ढूंढते हैं, या आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को इंडोर्स कर रही हैं? आप लोगों का इशू क्या है, मसला क्या है? आपको खुशी होती है कि आप जाके कहीं रिश्वत दें और अपना काम करवाएं? चलें, है चाइना ने इस मॉडल के तहत करप्शन को इंडोर्स किया, उसको बकअप किया और चाइना में तरक्की हुई। चलें, हम आपकी इस बात को मान लेते हैं। फिगर्स कहाँ हैं? फिगर्स दें। अगर आपके पास फिगर्स नहीं हैं तो आप वो फिगर्स देखें जो कि इंटरनेशनली इस टाइम अब आपको अवेलेबल हैं। आप पढ़ते हैं नहीं, आप देखते हैं नहीं, आप सोचते हैं नहीं, आप समझते हैं नहीं। आपको अल्लाह ताला ने एक हैसियत दी हुई है, एक मकाम दिया हुआ है कि आप एक नेशनल टीवी के ऊपर, एक ऐसे टीवी के ऊपर जो कि इस टाइम आपका नंबर 1 चैनल है, और उसके एक अच्छे प्रोग्राम में आप बैठ के कुछ भी बोलेंगे। ये क्या बात हुई? मतलब आपको बुक्स इमरान से, चाहे वो जो कुछ करे, आपने उसमें ज़रूर कीड़े निकालने, तो ठीक है निकालें, लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी एक मुल्क ऐसे की मिसाल दे दें जो कि इस टाइम टॉप 20 के अंदर भी हो, टॉप 20 को छोड़ें टॉप 30 के अंदर भी हो, और उसमें करप्शन का रेशो, वो करप्शन के मामलात में टॉप 30 के अंदर हो और वो तरक्की याफ्ता हो।
मुझे किसी एक ऐसे मुल्क की मिसाल देते हैं, फिर हम आपको तजिया निगार भी मानेंगे, हम आपको बाइस्ड भी नहीं कहेंगे। लेकिन अभी आप बाइस्ड हैं, आप मुनाफिक हैं। चलें, अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला सब भाइयों से दोबारा बात होगी। अफ़गानिस्तान के और इंडिया के और कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात हैं जिनके ऊपर अभी बहुत सारी बातें होना लाजमी भी हैं, ज़रूरी भी हैं। लेकिन आप अपने दोस्तों और भाइयों का ख्याल रखें, माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए दुआ करें, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। और इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग या किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।